हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ऐसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ा दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग वन शॉट में ख़त्म करेंगे ताकि आपका एग्जाम टाइम में क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और एक बार में पूरा एक चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा चीज़ को रिवीजन कर लेंगे और हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे ताकि एक बार में सारा चीज़ आपका रिकॉल हो जाएगा। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी कोई ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आएगा। सारा चीज़ समझ में आएगा, एकदम हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वन शॉट वीडियो में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें कि कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में, और आपको बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, तो उसको भी आप नोट करते चलेंगे। जो आपको लगेगा नोट करने वाला है उसको आप जरूर नोट करिएगा कॉपी में, ताकि ये आपका टाइम बचेगा। और बार बार हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप वीडियो देखिए, आप बार बार वीडियो देखने के बजाय क्या करिएगा, अपने जो नोट्स बनाएंगे उसको पलटिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम लोग को इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, पहला नंबर, कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यानी इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो बात करना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आपको क्या बताया गया है? पहले नंबर में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। अरे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? तो हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे मेजर करते हैं तो उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। तो वोल्ट का डिफिनेशन क्या होगा? किसी चीज का डिफिनेशन भी आपको जानते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हमको आता है, आता है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि डिफिनेशन पूछेगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमको आता है, तो आपको वहां वोल्ट का डिफिनेशन लिखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, यानी कि वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसे वोल्टेज को मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, इस पे चर्चा होगा। फिर उसके बाद हम लोग को बताया जाएगा सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड इन कंपोनेंट इन सर्किट, यानी कि कौन कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको मिलाकर के हम लोग पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, वो कंपोनेंट का सिंबल क्या होगा। ऐसा नहीं कि बल्ब है तो फिर बल्ब बनाने लगेंगे, तो बल्ब बनाइएगा तो पता चलेगा कि पूरा टाइम बीत गया बल्बे बनाने में। स्विच है तो स्विच का डिजाइन करने लगेंगे, तो हम लोग उसको कुछ ऐसा टेक्निक से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। जैसे मान लीजिए कि बल्ब बनाना है तो बल्ब को हम लोग सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओपन स्विच क्लोज स्विच बनाना रहता है तो दो पॉइंट ऐसे करके हम लोग जब कनेक्ट कर दिए तो आपका स्विच क्या है? क्लोज है, यानी कि वायर से करंट जाएगा, और ओपन का मतलब ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इसी का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे जब एम मीटर बनाना रहता है तो इस तरह से लिख देते हैं, जब वोल्ट मीटर बनाना रहता है तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब सिंबल है, ठीक है ना। इसी सिंबल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सा ऐसा सिंबल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, जब इसका सिंबल का बात हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। ये कौन सा लॉ? तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उस पर बात करेंगे, यानी कि ओम्स लॉ क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ओम्स लॉ का। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यानी कि ओम्स लॉ में भी और आई ग्राफ आएगा, उसमें आई ग्राफ और भी में ओम्स लॉ में कैसा वेरिएशन होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि भी वर्सेज आई में ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, उस पर बात करेंगे। ओम्स लॉ में जो ग्राफ होगा उस पर बात करेंगे। फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है? देखिए, रेसिस्टेंस कुछ और नहीं है, जैसे आपका दोस्त है उसी तरह से रेसिस्टेंस है। दोस्त आपका क्या चाहता है कि आप पढ़ाई नहीं करिए, जब भी आप बुक को खोलेंगे यदि बगल में आपका दोस्त है तो क्या कहेगा? बंद करो, कितना देर पढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस भी उसी तरह से करता है क्या, कि यदि वायर में करंट जा रहा है तो रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को कम करने का काम करता है। यानी कि करंट को कम करने का काम का मतलब क्या, कि जैसे 5 एम्पियर का वायर से करंट जा रहा है, कोई वायर है इससे क्या हो रहा है? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इस रेसिस्टेंस क्या करेगा? उसका वैल्यू को कम कर देगा, उसको क्या करेगा? वैल्यू को कम करने का काम करेगा। तो ये हम लोग को पढ़ना होगा रेसिस्टेंस में। जब रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसको किस चीज में मेजर करते हैं वो भी पढ़ना होगा।
यानी कि उसको ओम में मेजर करते हैं, तो ओम के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग रियोस्टेट के बारे में। क्या? रियोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, यानी कि यहां पर आपका रेसिस्टिविटी है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो वही लिखा गया है क्या कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि उसको चेंज करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, वैरी करेगा उस पे। तो ये हम लोग फैक्टर के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो जब रेसिस्टेंस में हम लोग फैक्टर का बात करेंगे तो रेसिस्टिविटी में भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि रेसिस्टिविटी भी पढ़ेंगे। तो रेसिस्टिविटी में हम लोग को भी जानना होगा कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा, यानी कि उसको हम लोग चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगा, वैरी कर जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं, यानी कि देखिए इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में, क्योंकि पहले तो हम लोग टॉपिक सारा जान जाएंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक करके आगे डिस्कशन करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए उसके बाद क्या है कि रेसिस्टर इन सीरीज और रेसिस्टर, यानी कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का, तो उसके बारे में चर्चा होगा। पहला क्या होगा, रेसिस्टर इन सीरीज, यानी कि जब सीरीज में रेसिस्टर रहेगा तो उसका क्या देखने को मिलेगा, उस पर बात होगा। और रेसिस्टर इन पैरेलल, सीरीज का मतलब क्या, कोई चीज लगातार है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज। इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक रेसिस्टर फिर खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ, फिर यहां से आपका तीसरा चालू हुआ, तो ये क्या है, सीरीज में है, लाइन से लगा हुआ है, सीरीज में एकदम है। फिर पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक ही पॉइंट से ऐसे एक रेसिस्टर है, फिर दूसरा है, इस तरीके से, ये सब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो हम लोग ये दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, कौन सा, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग दोनों पे चर्चा करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है लाइव वन शॉट में, ताकि आप पूरा का पूरा चैप्टर को एक बार में रिकॉल कर सकें। तो यहां पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब देखिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन देखिएगा ना, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टोटल जो रेसिस्टेंस है उसको निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो आपका सबसे मेन है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका नाम अलग अलग है लेकिन घबराना नहीं है। क्या, टोटल रेसिस्टेंस बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, ओवरऑल बोलेंगे, इफेक्टिव बोलेंगे, सबका मतलब एक ही है, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालिएगा वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो हम लोग सीरीज वाले में क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो हम लोग कर देते हैं सिंपल R1, R2 और R3, ये हम लोग का होता है सीरीज में। वही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें कैसे करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मान लीजिए कि इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो सबका रेसिप्रोकल को ऐड कर देते हैं, ऐसे 1/R1, 1/R2 और 1/R3, बस इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट। तो इस पे बात होगा। फिर देखिए क्या लिखा गया है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यानी कि जब हम लोग रेसिस्टर इन सीरीज का बात करेंगे तो इसमें हम लोग वोल्टेज देखेंगे कि एक रेसिस्टर के थ्रू वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर क्या है, अब देखिए एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कोई भी काम करते हैं यदि उसमें आपको लाभ नहीं दिखेगा ना, करिएगा लेकिन उतने मन से नहीं करिएगा, लेकिन आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि काम कर रहे हैं, हमको ये चीज मिलने वाला है, तब थोड़ा जोर तोड़ से करिएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कुछ तो मकसद होगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि पढ़ाई अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे तो हमारे आगे का कैरियर डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना घाटा नापा को देख करके करते हैं। तो वही बोला है क्या कि क्या एडवांटेज है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग लगा रहे हैं तो कुछ तो होगा, नहीं तो एक ही में काम निपटा लेते हैं। तो यहां पर हम लोग एडवांटेज का बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है। फिर उसके बाद बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट कुछ और नहीं है, लगातार क्या हो रहा है, किसी वायर से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, अब उसमें रेसिस्टेंस आएगा ना, रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकने का काम करेगा। और जब करंट को रोकेगा तो मान लीजिए क्या होता है कि किसी रिवर से वाटर फ्लो हो रहा है,
तो ठीक है, फ्लो हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्या किए, वाटर को हम लोग रोक दिए, तो इधर क्या हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी तरह से आप मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, उसको रोकने का आप काम करेंगे तो इधर करंट का पावर बढ़ेगा, तो इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट करना चालू करेगा। तो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट का मतलब वही हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। जब हीटिंग इफेक्ट का बात होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जूल्स लॉ क्या होता है उसका हीटिंग इफेक्ट में बात करेंगे। फिर देखिए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना रहता है उस पर बात करेंगे, यानी कि टंगस्टन के बारे में बात करेंगे। क्यों टंगस्टन ही क्यों लेते हैं, टंगस्टन के अलावा भी तो कुछ ले सकते थे, लेकिन आखिर टंगस्टन क्यों लेते हैं, उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे हम लोग, है कि नहीं। वो जो पीला वाला बल्ब चलता था ना उसका बात हो रहा है, इस तरह का जो बल्ब पीला वाला चलता था, कभी कभी देखते होंगे क्या, इधर उधर हिल जाता था तो उसका फिलामेंट टूट जाता था, उसमें गिर जाता था टूट के, हम लोग डिसाइड कर लेते थे बल्ब फ्यूज हो गया, है कि नहीं। तो उस पर बात करेंगे। फिर क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज ही ऐसा है ना कि क्या करता है, खुद बर्बाद होकर के भी दूसरे को क्या करता है, आबाद रखता है, यानी कि खुद उड़ जाता है लेकिन पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, बचा करके रखता है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं आपको घर में लगा हुआ है, फ्रिज कूलर पंखा ये सब जितना भी लगा हुआ है, उसको किसी तरह से इफेक्ट नहीं होने देगा। क्या करेगा, फ्यूज ही उड़ जाएगा, उधर करंट जाएगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा आपका उधर डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये फ्यूज आपके लिए बहुत काम का चीज है कि नहीं। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, आपके घर में उतने बड़े बड़े आप लगाए हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वो सबको बचा के रख लेता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि नहीं, उसका पावर को हम लोग पहचानेंगे इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहां से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन आपका है, यानी कि जितना हम लोग को टॉपिक पढ़ना था वो हम लोग का कंसेप्ट हो गया। अब यहां से हम लोग एक एक टॉपिक का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में पता रहना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन में क्या पता रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। जब चार्ज के बारे में जानकारी हो जाएगा तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चार्ज में क्या होता है, आपका दो तरह का चार्ज होता है, ये सब बात आपको लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। चार्ज क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। और होता क्या है ना कि सेम टाइप का चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। और क्या होगा, यदि दोनों क्या रहा, अपोजिट रहा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब उसमें दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बात हम लोग समझेंगे। तो देखिए वो सब चीज लिखा हुआ है क्या, कि चार्ज इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि चार्ज जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम का, यानी कि छोटा सा यूनिट है। फिर क्या बोला गया, वो टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। आपके भी माइंड में दोनों तरह का बात चलता है, ठीक है। कभी मन करता है पढ़ ले, कभी मन करता है नहीं, मोबाइल चला लेते हैं थोड़ा देर। तो इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव भी चल रहा है और निगेटिव भी चल रहा है। फिर क्या बोला है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब वही है, लाइक चार्ज का मतलब क्या कि जब सेम टाइप का चार्ज रहेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों भागेगा। और क्या होगा, अनलाइक चार्ज का मतलब जब डिफरेंट टाइप का रहेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसको समझने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्या सेम टाइप का कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बताइए, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, बताइए। ऐसे एरो बनेगा या फिर ऐसे एरो बनेगा, आपको बताना है, या ऐसे एरो बनेगा, आप बताइए कौन सा होगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। देखिए आप कैसे डिसाइड कर लेंगे, देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है और दोनों पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो कोई किसी से आप क्या है कि वो भी अपना लिख रहा है ये भी अपना लिख रहा है, किसी को ऐसा नहीं है कि उसके कॉपी की तरफ झांकना है या उसके तरफ चिपक के बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वही हुआ कि जब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि दोनों दूर भागेगा। कोई मतलब नहीं है, वो अपना लिख रहा है ये अपना लिख रहा है। फिर उसी तरह से क्या होगा, दोनों सेम टाइप का निगेटिव रहेगा तो भी दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं आता है, इसको भी कुछ नहीं आता है, दोनों का कोई कनेक्ट ही नहीं, यानी कि वो अपना अपना लिखेगा, जान रहा है कि उससे देखेंगे भी तो मेरा घाटा ही होने वाला है, वो जो लिखेगा गलती लिखेगा। कहने का मतलब क्या
कि आपका सेम टाइप का चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो वही आपको इसमें बताया गया है। सेम टाइप का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन, और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो भी रिपल्सन होगा। लेकिन बस मेरा ए हो जाए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो बॉयज है तो उसका दोस्ती उतना गहरा नहीं होगा, या दो गर्ल्स है तो उसका दोस्ती उतना गहरा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक बॉयज और एक गर्ल्स का दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ये आपको अलग अलग समझने का तरीका है, आप कैसे भी इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। बस हम यही चाहेंगे क्या, कि दो प्रॉपर्टी है चार्ज में, हम लोग चार्ज क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी एटम का, ठीक है, और उसका ये दो प्रॉपर्टी है क्या, कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उसके बाद चार्ज चार्ज कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम्ब होगा। क्या होगा, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होगा। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होगा, उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बात को हम बता रहे थे वही बात आपको यहां पर आ गया, यानी कि उस इमेज को बना करके आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया है क्या, कि आपको दिख रहा है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें क्या बताया गया है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो इसके बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये दोनों दूर दूर भाग रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो भी क्या होगा, दूर भागेगा, यानी कि इसमें दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, यार दोनों रिपेल कर रहा है, और इसके बीच में क्या हुआ, तो अट्रैक्शन हुआ, यानी कि अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब भी डिफरेंट टाइप का चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और सेम टाइप का रहेगा तो रिपल्सन होगा, ठीक है। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग का बात का चीज यहां से चालू होता है, और ये भी ऐसा नहीं कि कंसेप्ट आपको नहीं पता है, सब चीज पता है, लेकिन फिर भी एक बार क्या करेंगे, पूरे चीज को रिकॉल करते हुए चलेंगे। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि डिपेंडिंग, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, लिखा गया है क्या, कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी द सबस्टांसेज दे आर थ्री टाइप्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, जो सबस्टांस हैं कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो थ्री टाइप्स का कौन कौन सा होंगे, तो पहला नंबर जो होगा मेरा कंडक्टर होगा, क्या होगा, कंडक्टर होगा, और सेकेंड नंबर सेमी कंडक्टर होगा, और थर्ड नंबर क्या होगा, इंसुलेटर होगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कि जिससे करंट क्या होगा, पास हो जाएगा, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। फिर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे करंट तो पास होगा लेकिन पार्शियली पास होगा, स्मॉल अमाउंट में पास होगा, तो हम लोग उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। उसी तरह से इंसुलेटर का बात करें तो इंसुलेटर का मतलब क्या, आप कितनों करंट दीजिए, कुछ भी करिए, उससे करंट पास नहीं होगा, यानी कि वो क्या है, इंसुलेटर है। सेम इसी तरह से हम लोग यदि क्लासरूम में समझें तो स्टूडेंट में भी होता है। कंडक्टर का मतलब क्या, कि आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा सारा का सारा बात को क्या कर लेगा, याद कर लेगा, समझ लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर टाइप का स्टूडेंट है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, यानी कि वो स्टूडेंट ऐसा रहेगा, कुछ बात को सुनेगा, कुछ बात को इग्नोर करेगा, यानी कि बातचीत में बच जाएगा। और इंसुलेटर का मतलब क्या, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी पढ़ा लीजिए, उसको मतलब ही नहीं है, बस आ गया है जाएगा, है कि नहीं, उस तरीके से। तो यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में वही है कि कंडक्टर जो होता है उससे क्या होगा, करंट पास होगा, सेमीकंडक्टर से क्या होगा, करंट तो पास होगा लेकिन स्मॉल अमाउंट में होगा, पार्शियली पास होगा, ठीक है। और इंसुलेटर का मतलब करंट उससे पास नहीं होगा, वो क्या होगा, यानी कि उसको कुछ मतलब नहीं है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से देखिए एक एक का डिफिनेशन हम लोग जान जाते हैं, ये सब चीज आपको पता है, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी चलेंगे हम लोग सीक्वेंस में। तो कंडक्टर में क्या लिखा गया है, कि कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि कंडक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिससे करंट क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी कि करंट को अलाउ करे पास होने के लिए, उसको हम लोग कंडक्टर करते हैं। दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, कि दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन दियर आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर करंट को क्या पास होने देगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो पास होगा। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं।
अब जैसे में जितने भी मेटल हैं वो सब क्या होंगे, हमारे कंडक्टर होंगे। मेटल में आपको पता ही है क्या लिखा गया है, कॉपर, एल्युमिनियम, आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा, सिल्वर, गोल्ड, जो भी लिखना है। ये मोस्टली जो मेटल है ना उसको किस में कंसीडर करेंगे, तो मेटल को हम लोग कंडक्टर में करेंगे। मेटल मेरा क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो जितने भी मेटल हैं वो सब कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्या आप बोलिएगा कि दोज, यानी कि कंडक्टर को क्या बोलिएगा कि कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम, दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। यानी कि जो अपने से करंट को पास होने दे और उसके पास आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल में क्या लिख दीजिएगा, तो जितने भी हमारे मेटल हैं वो उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, है कि नहीं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। देखिए सेमीकंडक्टर में क्या बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर अब समझ गए पार्शियली, तो सेमीकंडक्टर को भी समझ लेते हैं। क्या लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर आर दोज विच अलाउ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर क्या करता है, अलाउ तो करता है करंट को पास होने के लिए, लेकिन ए स्मॉल अमाउंट में करता है, जितना आ रहा है उतना नहीं जाने देता है। टू पास थ्रू देम, यानी कि सेमीकंडक्टर का काम क्या है, एक घुसखोर टाइप का है, बीच में ही क्या कर देता है, कुछ इधर उधर कर देता है। यानी कि कहने का मतलब कि करंट को पास होने देता है लेकिन पूरा का पूरा नहीं होने देता है, स्मॉल अमाउंट में होने देता है सेमीकंडक्टर। उसका एग्जांपल याद रखेंगे, सिलिकॉन हो गया, एंटीमोनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, बोरान हो गया, उसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मेटल नॉन मेटल का आप बना के बहुत लिख दीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि मेटलॉयड यानी कि वो सेमीकंडक्टर में आप कुछ नाम भूल जाएंगे, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलेटर का बात आता है। इंसुलेटर का मतलब क्या, कि जिससे करंट पास नहीं होगा, तो वही लिखा गया है कि इंसुलेटर आर दोज विच डू नॉट अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर उसको बोलेंगे जो क्या होगा, करंट को पास नहीं होने देगा, उसको इंसुलेटर बोलेंगे। फिर क्या लिखा है कि एज डू नॉट है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि फ्री जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे उसके कंडक्टर के, उस तरह से इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल तो आप हजारों लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा एग्जाम्पल में, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, और मोस्टली जो नॉन मेटल है ना वो किसका एग्जाम्पल है, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो सब हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं, और जितने भी मेटल हैं वो हमारे कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बेसिक सा चीज है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो चार्ज है ना, चार्ज का अभी बात किए, वो चार्ज को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या समझ सकते हैं। देखिए बताया गया है फर्स्ट नंबर में कि 1 कूलम चार्ज, जो 1 कूलम चार्ज है उसको, चार्ज को रिप्रेजेंट करने का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और सेम यही चार्ज होता है किसके पास, तो आपको प्रोटॉन के पास होता है। उसको क्या देखने को मिलेगा कि यह बस ये निगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव होगा। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम याद रखेंगे। चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस तरह से आप याद रखिएगा, है कि नहीं। तो ये आपका बेसिक सा चीज है। फिर देखिए क्या लिखा गया है कि चार्ज यानी कि Q को जो है वो रिप्रेजेंट किया है क्या, कि Q = NE। इसका मतलब क्या, इसमें Q क्या है, N क्या है और E क्या है, ये बात समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Q का मतलब कि चार्ज, चार्ज को हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा और फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग कर लेंगे तो हमारा वहां से चार्ज निकल जाएगा, है कि नहीं। सारे चीज क्लियर होते जा रहा है, आप लोग देखते रहेंगे। और जो चीज आपको लगेगा कि हार्ड है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो आपको लगे कि हार्ड है उसको नोट कर लेंगे, ताकि आप बार बार क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप नोट्स को देखेंगे, वहां से आपका टाइम बचेगा, है कि नहीं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहां से बात कर, देखिए सब चीज अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग का करंट आया ना, तो करंट ही गायब हो गया। करंट खुद अपना बेइज्जती करा लिया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हारेंगे नहीं। जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड आपका है लेकिन आपसे ज्यादा टेंशन हमको है कि नहीं।
तो हम लोग बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं, सब चीज़ चला जाएगा लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जब आ जाए तभी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या ना कि जैसे ही हम लोग करंट पे आए तो करंट अपना खुद बेइज्जती करा लिया, करंट गायब हो गया। और ऑनलाइन में देखने को बराबर मिलता है, कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट होते रहता है, बस आपको ध्यान उस पर नहीं देखना है, ध्यान इस पे देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि नहीं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लिए हैं टॉपिक का, अब हम लोग चार्ज के बाद आए हैं करंट पे, यानी कि करंट के बारे में पढ़ने आए हैं। तो करंट में हम लोग ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि जो चार्ज का रेट है, यानी कि जितने तेजी से चार्ज चल रहा है वो डिसाइड करता है कि मेरा करंट क्या है। यानी कि जितना फास्ट चार्ज चलेगा तो मेरा करंट क्या होगा, हाई होगा, और स्लो चलेगा तो क्या है, फिर क्या होगा, वो भी लो होगा। यानी कि रेट पे डिसाइड करता है कि चार्ज का रेट क्या है, वहां से करंट डिसाइड होता है। ये बात हम कर लिए थे। फिर उसके बाद क्या बात किए थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है करंट का, तो क्या लिखे थे, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि जो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, और मेरा ये फॉर्मूला होता है। उसका एसआई यूनिट क्या होगा, यानी कि जो करंट पढ़ेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा। जैसे चार्ज का तो कूलम बोल दिए, सी से रिप्रेजेंट कर दिए, तो करंट का क्या होगा, तो करंट के हमारा एम्पियर होगा। क्या होगा, करंट का हमारा होगा एम्पियर। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें है क्या ना, कुछ छोटा कुछ बड़ा, इसमें अलग अलग तरीके का यूनिट है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या है कि सबसे पहले आप बात करेंगे कुछ छोटे यूनिट और कुछ बड़े यूनिट है। यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, तो ए क्या लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, हो सकता है आपको हजम ना हो वैल्यू, कैसे, जैसे देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू, ध्यान दीजिए, देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, यानी कि चार्ज को हम लोग किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां से आप नहीं बना सकते हैं, और मेरा करंट क्या एम्पियर में रिप्रेजेंट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एम्पियर यहां पर है करंट के जगह पर, और चार्ज के जगह पर सी है, और इसके जगह पर टाइम के जगह पे सेकंड है। तो यानी कि लिखना होगा 1 एम्पियर इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। अब वही बोला गया कि जैसे बड़ा वाला तो हो गया कि 1 एम्पियर इक्वल टू ये लिख सकते हैं, उससे थोड़ा छोटा जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि मिली एम्पियर पे आएंगे तो क्या होगा, तो 10 के पावर माइनस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। उस तरह से मान लीजिए माइक्रो है तो फिर माइनस का 6, ये सब छोटा छोटा बात है। यानी कि वैल्यू क्या है, बड़े वाले के कहां लेंगे, छोटे वाले को कहां लेंगे, तो वो आपका है। मेन तो आपका वो था कि करंट होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, और उसको हम लोग एसआई यूनिट यानी कि उसको मेजर करेंगे तो यूनिट क्या देंगे। ये 3 चीज आपका फेमस है, क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलेंगे, उसका जो फार्मूला होगा I इक्वल टू क्यू बाई टी होगा, ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होगा एम्पियर होगा, यानी कि उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही चलता है कैसे इसको एम्पियर आया, ये सब चीज आप जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये आपका एक तरह से सर्किट बनाया गया और ये डिजाइन किया गया। देखिए ये इमेज क्या होता है ना, कि इमेज से कोई भी चीज आप रिलेट करते हैं तो मजा आता है, यानी कि इमेज से सारा चीज क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको इमेज दिया जाता है। देखिए इसमें इमेज में दिखाया गया है कि बैटरी है, स्विच है, बल्ब है। अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे प्रॉपर वे में तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपको सर्किट रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। करंट बात चल रहा है तो थोड़ा सा तो होगा ही ना, जला उला के रखेंगे, तो यही है। देखिए नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या है, करंट इज मेजर्ड बाय, यानी कि एम मीटर में करंट को मेजर करते हैं, तो एम मीटर का भी बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है कि करंट इज मेजर्ड बाय एम मीटर, यानी कि करंट को हम लोग मेजर किस में करते हैं, एम मीटर में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी एम्पियर का बात हो रहा था, तो ये आपको बताया गया कि करंट को मेजर किससे करते हैं, तो एम मीटर से करते हैं। उसका जो सिंबल होगा इस तरीके से होगा। अभी बताए थे कुछ देर पहले जब आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो बताए थे क्या कि करंट जो होता है क्या होता है,
यानी कि उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, उसको मेजर करते हैं तो एम मीटर से, और एम मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, वोल्ट मीटर का कुछ सिंबल इस तरह से होता है, और गैल्वेनोमीटर का कुछ सिंबल इस तरह से होता है। अरे कुछ अंतर है क्या? जो एम मीटर है तो उसमें ए है, वोल्ट मीटर है तो उसमें भी है, और गैल्वेनोमीटर है तो उसमें जी है। सबका तो डिजाइन एक तरह से है कि नहीं? तो वो बात आपको ध्यान रखना होगा कि एम मीटर का कैसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक लाइन ऐसे और बीच में डब्बा में ए डाल देना है, आपका एम मीटर बन के तैयार है। ठीक है, एम मीटर का आपका डिफाइन क्या होगा, एम मीटर का कंडीशन क्या होगा, वो जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि एम मीटर हैज ए लो रेसिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर जो होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है क्या होता है? लो रेसिस्टेंस होता है। एम मीटर का क्या होता है? रेसिस्टेंस लो होता है। और वो क्या होता है? जब भी कनेक्ट होगा ना, सीरीज में कनेक्ट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम मीटर को जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लो होगा। फिर क्या लिखा गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन आउट, यानी कि उसको कैसे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे लेंगे? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या? यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। ये बात ये बताना चाह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड द करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जब करंट का बात हो रहा था उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, तो ये बाद में आए हैं इलेक्ट्रॉन साहब। तो क्या, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का बाद में जानकारी लिए, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया था क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर पहले हो चुका था, तो उसके बारे में बताया गया था कि जब भी मूव करता है ना, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसका मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव इधर से जाएगा तो नेगेटिव इधर से जाएगा। अरे पॉजिटिव आपको बढ़ाने का काम करता है तो नेगेटिव आपको गिराने का काम करता है। वही बात इसमें लिखा है क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज से जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवर हुआ तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन से करंट जाता है कि नहीं? वो बात हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमारा क्या होगा? अपोजिट होगा। किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। बस यही बात आपको इसमें लिखा गया है क्या कि हमारा यहां पर करंट जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इस पे बात होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पोटेंशियल डिफरेंस में कि पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बताया गया कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम लोग जो क्या करते हैं, उसका वर्क डन मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि उसका जो फॉर्मूला होगा V इक्वल टू क्या होगा? W/Q होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि उसको हम लोग वर्क डन को मेजर करेंगे, यानी कि उसको चार्ज यूनिट कहने का मतलब क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच में इसका मेजरमेंट होगा, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। आपको फॉर्मूला एकदम मुंह पे रहना चाहिए, क्या? W/Q होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। फिर उसके बाद बताया गया कि 1 वोल्ट क्या होता है। जब भी हम लोग ये बात करते हैं ना एम्पियर का, वोल्ट का, तो उसमें 1 वोल्ट 1 एम्पियर ये सब आपको याद रहना चाहिए। या जब वर्क के सब में बात करते हैं जूल का, तो 1 जूल पता रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब डिफाइन कभी पूछ देता है। एक नंबर इधर उधर हो रहा है उसका, तो सोचता है कि एक नंबर का यही पूछ लेते हैं। तो देखिए आपका 1 वोल्ट में क्या होगा, लिखा गया है क्या कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि देखिए आपका यहां पर वोल्ट इक्वल टू क्या लिखा गया है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? तो कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही नहीं दिख रहा है कि जब इसको 1 वोल्ट होना है तो ये दोनों 1 हो जाए तो क्या होगा? मेरा 1 हो जाएगा। तो वही बात को इसमें लिखा गया है कि 1 वोल्ट होने के लिए मेरा वर्क डन जो है 1 जूल हो जाए और मेरा जो चार्ज है 1 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और यही ये पूछा है कि 1 वोल्ट किसको बोलेंगे? तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क एंड क्या होगा? चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। यही सेंटेंस है। आप सेंटेंस पे मत जाइए, आप फॉर्मूले पे जाइए, खुद से करने पे भरोसा रखिए, तब आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है कि नहीं? नहीं तो रटिएगा कब तक, है कि नहीं? तो आपको ये सब चीज इससे लाना है,
खुद से लाना है, तब ये आप क्या करेंगे, आप खुद से लिख पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे कि मेरा क्या है, सही है कि गलत है। ये सब चीज आप खुद से करेंगे, नहीं तो होगा क्या, पूरा यहाँ रटने पर अभी से पढ़ जाइएगा, लास्ट में से सब का सब आप उब जाएंगे, फिर उसमें इसमें दिक्कत होगा। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं। अब यहां बताया गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या बताया गया कि उसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट किसी का नहीं छोड़ना है, एसआई यूनिट का भी जानकारी हमको सबको रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट होगा। अब 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, तो हमारा देखिए अभी बार बार वही बात हो रहा है, 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया गया कि जो वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। तो यहां से वर्क डन का क्या होगा, जूल होगा, और चार्ज का क्या होगा, सी होगा। तो जब 1 वोल्ट का लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, 1 जूल पर कूलम, इस तरह से, ठीक है ना। तो यही आपको लिखा हुआ है क्या, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम लिखा हुआ है। अब वही 1 वोल्ट का डिफाइन 1 जूल क्या होता है, इसका कैसे बोलेंगे, तो 1 जूल वर्क और 1 कूलम चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट बोलते हैं। फिर से वही लिखा क्या कि जो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का फॉर्मूला है। अब वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे, एम मीटर का तो समझ गए कि एम मीटर का रेसिस्टेंस लो होता है और उसको जब भी कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अरे तो वोल्ट मीटर को क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को किस लिए मेजर करेंगे, यानी कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाएंगे इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इससे हम लोग वोल्ट मीटर से क्या चीज मेजर करेंगे, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट इज हाई रेसिस्टेंस, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा होता है। अरे एम मीटर और वोल्ट मीटर क्या है, दोनों उल्टा वाला है। उसका रेसिस्टेंस क्या होता था, लो होता था, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, हाई है। कैसा कनेक्ट होगा, तो सीरीज में होता था, तो एक कनेक्ट किस में होगा, पैरेलल में होगा। ये सब याद करने का तरीका है। और सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरह से, कैसे, एक लाइन है, एक डब्बा में भी लिख देंगे तो मेरा वोल्ट मीटर हो जाएगा। जब ए लिखते हैं तो एम मीटर हो जाता है, जब भी लिख देते हैं तो वोल्ट मीटर हो जाता है, और जब जी लिख देते हैं तो गैल्वेनोमीटर हो जाता है। तो ये सब सिंपल बात है। तो वही बताया गया क्या कि वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, उसका रेसिस्टेंस जो होगा हाई होगा, और उसको कनेक्ट किस में करेंगे, तो पैरेलल में करेंगे। कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन वही एम मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे और उसका रेसिस्टेंस लो होगा, है कि नहीं। तो ये सब बात आपको क्लियर आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये 2 लाइन क्या बोलना चाहता है आपसे, सेंटेंस, ठीक है ना। ये आपको बताना चाहता है कि सेल क्या है। अब सेल ये मत समझ जाइएगा बायो वाला, ये सेल क्या है बताइए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का बात हो रहा है, ठीक है। तो बोला है क्या कि सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक सेल, जैसे बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है, तो सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो सेल एक क्या है, छोटा सा डिवाइस है जो मेंटेन करता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है कि नहीं। वो बात को लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये लाइन तो हमारा सारा जगह अप्लाई है क्या, कि लोग का भी यही चाल है क्या, कि हाई वाले जो रहते हैं लो वाले को दबा के रखते हैं, अपने से छोटे वाले को क्या करते हैं, उस पर अपना शासन दिखाते हैं। तो उसी तरह से क्या करता है, एक करंट भी, ये क्या है, करंट बोल रहा है कि हमेशा क्या करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। आप देखे होंगे 2 कंटेनर रखी है, ठीक है, एक में वाटर लेवल ज्यादा है और एक में वाटर लेवल कम है। जब उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाई वाले से लो वाले की तरफ बहना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। वही है, जैसे माने बड़े लोग हैं ना, तो छोटे वाले लोग को बिना गलती का भी कुछ सुनाने लगते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हम लोग करंट में देख लिए कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, मूव करता है। फिर देखिए बात अब हम लोग करते हैं सम, यानी कि कुछ सिंबल है क्या, कि सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि उसका सिंबल देखेंगे कौन कौन सा सिंबल है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये आप जरूर करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, कि जो चीज हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है कि ये सब सारा चीज जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आपका ठीक है, बाद में क्या होगा, सारा चीज
मेरे पास रह गया, आपके पास कुछ गया नहीं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे अपने नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे, इग्नोर नहीं करना है कि नहीं। ये टाइम अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब देखिए अब आपके पास टाइम ही कहाँ बचा, आधा इधर का निकल गया नवंबर का फेस्टिवल ही मनाने में, अब बचा क्या, तो दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो फिर क्या है, स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये हम लोग का टेंशन लेना नहीं है, क्या करना है, बस हम लोग को कंटिन्यूटी रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका होता क्या है कि मंडे टू सैटरडे आपका स्कूल में टाइम चला जाता है, ठीक है, स्कूल कोचिंग जहां भी आप जाते हैं वहां आपका टाइम लग जाता है, लेकिन संडे को टाइम को आप जस्ट ऐसे ही निकाल देंगे ना, तो फिर आपके लिए दिक्कत का बात होगा। संडे के टाइम को आपको क्या करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि संडे को टाइम को आप यूटिलाइज कर लीजिएगा ना, तो ये संडे आपको बाद में क्या करेगा, ये संडे मंडे काउंट जो हो रहा है ना, वो आपको काउंटिंग से बचा देगा। यानी कि बस हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि संडे आएगा तो उस दिन रिलैक्स करेंगे, नहीं, अब आपका ये संडे भी रिलैक्स का टाइम नहीं रहा, आप संडे को भी अब जोड़ लगाइए। तो इसीलिए हम लोग संडे को ये लाइव चला रहे हैं, ताकि आपका एक चैप्टर आज भी फिनिश हो जाए, है कि नहीं। तो ये हम लोग ध्यान देंगे क्या कि सिंबल पढ़ना है, क्या कुछ सिंबल जानना है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करने वाले हैं। तो सब छोटा छोटा है, ध्यान दीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप सेल के बारे में देखेंगे, तो सेल का फॉर्मेशन यानी कि इस तरीके से सिंबल बना देंगे तो आप सेल हो जाएगा, क्या कि यानी कि ऐसे डब्बा, आप एक लाइन दूसरा लाइन और फिर इसमें प्लस माइनस लिख दिए तो क्या हो गया, सेल हो गया। फिर दूसरा बात किसका है, तो बैटरी का है, ठीक है, बैटरी का है, आपको आता है, आप कॉपी में मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। तो बैटरी का कैसे करेंगे, तो इसको कनेक्ट करेंगे, ये मेरा बैटरी हो गया, इधर प्लस इधर माइनस ऐसे लिख दीजिए, क्या हो गया, सेल का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, बैटरी, एक सेल है उसको कंबाइन करके हम लोग बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका बैटरी हो गया। दूसरा फिर उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में क्या है, आप लिखते चलेंगे, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। क्या लिखा गया है कि प्लग की यानी कि स्विच ओपन, यानी कि कहने का मतलब स्विच ओपन का पूछ रहा है, क्या स्विच ओपन, यानी कि जब स्विच क्या है, खुला है, तो स्विच ओपन है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे डब्बा रहेगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा, तो स्विच ओपन है। स्विच ओपन का मतलब क्या, करंट नहीं जाएगा, यानी कि स्विच ओपन है, यानी कि हम लोग अपने भाषा में बोले तो स्विच ऑफ है कि नहीं, तो ये है। फिर फोर्थ नंबर में क्या है, तो स्विच क्लोज है, क्या है, स्विच क्लोज है। तो स्विच क्लोज में क्या होगा, जब मेरा स्विच क्लोज होगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बनाएंगे हम लोग, इसमें डॉटेड बनाएंगे, यानी कि मेरा स्विच क्लोज है, अब इससे करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, तो ये बात हम लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में आपको बताया गया है ए वायर ज्वाइंट, यानी कि वायर जब ज्वाइंट होगा तो कंडीशन। फिफ्थ नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वायर ज्वाइंट। ए वायर ज्वाइंट का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए दो वायर है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायर ज्वाइंट, वहीं पर क्या हो गया, वायर ज्वाइंट हो गया। और फिर बोला क्या, 6 नंबर में बोला वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। 6 नंबर में क्या बोला कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी कि वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं बिना ज्वाइन किए हुए, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वही लिखा हुआ है, बिना ज्वाइन किए उसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो कैसे, एक आपका लाइन है, ऊपर से आएगा जो वायर ऐसे पार कर जाएगा, उसको क्या ज्वाइंट वाइंट नहीं करना है, ऊपर से पार कर जाएगा, इस तरीके से पार कर जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे पार कर जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आप 6 नंबर तक देख लिए थे, 7 में देखेंगे क्या है, तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे बनाएंगे आप इमेज, तो आप अपने तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब का इमेज बना लीजिएगा, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं, है कि नहीं। 8 नंबर में आप ध्यान से देखेंगे, 8 नंबर में आपका क्या है, तो 8 नंबर में रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है, 8 नंबर में रेसिस्टेंस है, इस तरीके से वो बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, रियोस्टेट जिसको बोलते हैं, तो उसका भी हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है कि नहीं। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, रियोस्टेट के बोलते हैं, तो आप ताकि मान लीजिए कि कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि क्या किसको कब बोलेंगे, तो आप यहाँ से देखिए रियोस्टेट। और फिर एम मीटर, 10 नंबर में क्या आप करेंगे, एम मीटर के बारे में। एम मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग ए लिख देंगे तो मेरा एम मीटर हो जाएगा। और फिर वोल्ट मीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वोल्ट मीटर के लिए बस इसी डब्बे में हम भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सब एक ही तरीके का है, बस एम मीटर जहां पूछेगा आपको तो डब्बा में एम लिखा हुआ रहेगा,
जब वोल्ट मीटर पूछेगा तो भी लिखा हुआ रहेगा, और जब गैल्वेनोमीटर पूछेगा तो बस जी लिखा हुआ रहेगा, और सबका सिंबल इस तरह से रहेगा। तो एक बार आप नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। और आप आलसी होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए सेल, फिर उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो बैटरी, और स्विच में क्या, एक ओपन स्विच और दूसरा क्लोज स्विच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वायर ज्वाइंट, यानी कि जब दो वायर को हम लोग ज्वाइंट करेंगे उसका बाद फिर क्या लिखा हुआ है, वायर क्रॉसिंग, यानी कि एक वायर जब क्या करेगा, क्रॉस करेगा बिना ज्वाइंट हुए, तो उसका बाद फिर उसके बाद 7 नंबर में लिखा गया है इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होगा, फिर यानी कि यहाँ रेसिस्टेंस का सिंबल कैसा होगा, रियोस्टेट का कैसा होगा, एम मीटर का और वोल्ट मीटर का। मैक्सिमम तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको क्या कर ले रहे हैं, रिकॉल हो जाएगा, सारा चीज सिंपल है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आता है बात किसका, ओम्स लॉ का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का बात करेंगे हम लोग, क्या लिखा गया है ओम्स लॉ में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स of a metallic conductor directly proportional to the current passing through electric circuit provided that temperature remains constant। बोला गया कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वही बात को इसमें लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बस कंडीशन दे दिया है क्या, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर हमारा सेम रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसका लिए कंडीशन दिया। फिर क्या, अब यहां पर कुछ अलग दिख रहा है क्या, बस ऐसे दिया गया है कि जो भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है कि नहीं। वो कांस्टेंट कुछ भी, कभी जी लेते हैं, कभी के लेते हैं, कभी आर लेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहां पर क्या बनेगा हमारा कि v इक्वल टू आई आर, क्या बनेगा, v इक्वल टू आई आर। ये मेरा हो गया क्या, जो r है वो कांस्टेंट आया, है कि नहीं। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल, यानी कि R मेरा क्या है, रेसिस्टेंस है और एक तरह से कांस्टेंट है कि नहीं। एक किसी भी जो मेटल दिया गया है उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है। और रेसिस्टेंस भी अलग अलग मेटल के लिए क्या करेगा, वैरी करेगा, ऐसा नहीं को फिक्स हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, किसी एक मेटल के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है कि नहीं। ये आपको पता रहना चाहिए। फिर देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग का एक ग्राफ है, यानी कि V वर्सेज I में कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्राफ का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा जब V और I में ग्राफ बनाइएगा। तो एक चीज तो आपको पता हो गया कि जो V और I है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है कि आप एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि यदि आप I को बढ़ा रहे हैं तो यहां पर A भी बढ़ेगा। तो V और I में यही है कि जब आपका करंट बढ़ेगा यानी कि I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो यही होता है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, V है और यहाँ पर क्या है, I है, यानी कि करंट और यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर करंट के बीच में ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, सिंपल सा चीज है कि नहीं। फिर देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर बताया गया है रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए टॉपिक में तो हम आपको बता दिए कि रेसिस्टेंस कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस क्या है, एक तरह से जो आपका काम दोस्त करता है आपके साथ वही रेसिस्टेंस है। यानी कि रेसिस्टेंस करेगा क्या, जो करंट जा रहा है ना उसको, करंट के रेट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, रोकने का काम करता है। तो वही लिखा गया। देखिए रेसिस्टेंस के बारे में क्या लिखा गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या आदत क्या है। इसका आदत यही है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना उसको क्या कर देता है, रोकने का काम करता है, स्लो करने का काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, है कि नहीं। यानी कि उसके रास्ता में क्या हो जाता है, रुकावट बन जाता है। तो लिखा गया है क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी कि इसका प्रॉपर्टी होता है क्या कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना उसको स्लो करने का काम करता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यानी कि हम लोग मेजर करेंगे तो इसका किस में मेजर करेंगे, एसआई यूनिट इसका क्या होगा। तो हम लोग रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ठीक है ना, ओम लिखते हैं। ऐसे नहीं लिख लीजिएगा, है कि नहीं।
ये हमारा इस तरीके से ओम कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओम आपका। फिर क्या उसका एसआई यूनिट होता है रेसिस्टेंस का। अब 1 ओम इक्वल टू क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो 1 ओम इक्वल टू क्या लिखा गया है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ये आया कैसे उस पर बात करते हैं। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर। क्या था, V इक्वल टू आई आर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या होगा कि R को आप यहीं होल्ड कर दीजिए और I क्या हो रहा है, R के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I लिख सकते हैं। तो हम लोग V को किस में मेजर करते हैं, है कि नहीं, तो V को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। V को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। और I को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो I को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। अब देखिए अब यहां से कुछ अलग दिख रहा है क्या, जो वहां पर लिखा हुआ है वही यहां पर अरेंजमेंट है। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो ओम में मेजर करते हैं। तो जब यहां पर 1 ओम होगा तो सबको 1 कर दीजिए ना, वोल्ट को भी 1 कर दीजिए, करंट को भी क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। तो यहां वही लिखा हुआ है कि 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। और ये डिफाइन आपको पूछा ही जाएगा, है कि नहीं, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, क्या, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट होगा एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, तब उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, 1 ओम होगा। यानी कि 1 ओम का डिफाइन क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट 1 एम्पियर होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। अब बात करते हैं रियोस्टेट क्या होता है। तो देखिए रियोस्टेट के बारे में क्या बताया गया है, रेसिस्टेंस के बारे में तो चर्चा हो गया। तो रियोस्टेट कुछ और नहीं, वो क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, यानी कि वो वेरी करता है। देखिए उसका बात करते हैं कि वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी कि सोर्स ऑफ वोल्टेज को बिना चेंज किए हम लोग रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि करंट कितना हमको चाहिए वहां से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का भी आपको इमेज भी बताए थे, कैसे, ऐसे सिंबल बताए थे इस तरीके से। यानी कि हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये बताया जाता है रियोस्टेट में। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि वो फैक्टर का कहने का मतलब क्या कि यदि उसको हम लोग चेंज किए तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस वेरी करता है, उसका बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका बताया गया है फैक्टर में फर्स्ट नंबर जो है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हो यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर हो, उसके बारे में बात। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब क्या लिखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या, यानी कि जो मेरा रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो कंडक्टर के। यदि कंडक्टर को क्या करेंगे, उसके लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यदि उसको घटाएंगे तो घटेगा। यानी कि इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने पे ये भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही वही होता है कि जैसा इधर चेंज होगा वैसा उसमें चेंज देखने को मिलेगा। अब बोला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको ध्यान देना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, यदि इसको घटाएंगे तो बढ़ेगा। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन, उल्टा वाला रिलेशन है, यानी कि उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। बोला है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी कि टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल का तो कहना ही नहीं है, रेसिस्टेंस क्यों नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप एक एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, एक सिल्वर यूज कर रहे हैं, तो डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका मेटल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो मटेरियल अलग यदि हो गया तब तो बात ही अलग है कि नहीं। तो ये हम लोग को क्या है, फैक्टर है, किसके लिए, तो रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होगा ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला नंबर आप एकदम याद कर लेंगे इजी, कैसे, पहला नंबर हम लोग को याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। दूसरा नंबर में क्या याद रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। और तीसरे नंबर में क्या याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और चौथे नंबर में
नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि यदि मटेरियल ही चेंज हो गया तब तो बात ही चेंज हो गया, है कि नहीं। तो ये हम लोग को 4 फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टेंस का बात कर लिए तो रेसिस्टिविटी को क्यों छोड़ेंगे, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी देखिए, रेसिस्टिविटी क्या है ना, किसमें भी आपको सब फैक्टर पढ़ना होगा कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये किसी पे उस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात देखिए, सबसे पहले हम लोग उसका डिफाइन देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय ए क्यूबिकल, या क्या लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ ए मटेरियल जिसका साइड क्या है 1 मीटर है, व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है ना, कि जैसे मान लीजिए कि करंट तो फ्लो हो रहा है, उसमें रेसिस्टेंस भी है, लेकिन वो क्या करता है, एक परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो शेप के बीच में आपका जब राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि फेस टू फेस क्या होगा, रेसिस्टिविटी कहने का मतलब कि फ्लो करेगा लेकिन परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना के फ्लो करेगा, उसका बात एक कर रहा है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल साइड 1 मीटर, ठीक है, व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू अपोजिट फेस, यानी कि एक फेस और दूसरे फेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा। अब इसका यूनिट कैसे होगा, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, वो बात करते हैं। तो एसआई यूनिट जैसे मान लीजिए कि रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे थे तो उसका एसआई यूनिट क्या था, ओम था, तो इसका क्या होगा, ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर होगा। और ओम मीटर को कैसे, ओम को ऐसे लिखते हैं तो ओम, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि यानी कि रेसिस्टिविटी में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। हम लोग को ये पता रहना चाहिए रेसिस्टिविटी में और कुछ नहीं, जो जैसे जैसे रेसिस्टेंस था ना, बस क्या है, अलग है, बस एक क्या है, एक चीज अलग है उसमें, कि यानी कि वो सब चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस चीज पे करेगा, तो हमारा बस एक चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड करता है। देखिए ध्यान देंगे यहां से आप क्या, कि जो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट आप देख लिए कि कौन सा इसका एसआई यूनिट होता है, उसका क्या होता था, ओम होता था, तो इसका क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो ओम मीटर इसको हम लोग लिख दिए। अब फिर देखिए क्या लिखा गया है कि रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्या, विथ चेंजेस द लेंथ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बट चेंज विद द टेम्परेचर और नेचर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसका लेंथ बढ़ाइएगा घटाइएगा तो चेंज नहीं होगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, बस डिपेंड किस पे करेगा, तो चेंज विद चेंजेस द टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं तो चेंज होगा, और नहीं तो क्या, यदि उसका मटेरियल ही बदल देते हैं तब तो फिर बात ही अलग है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एलवाई इज, यानी कि उसका क्या होगा, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी का, तो आपका रेंज लिखा है। रेंज का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसमें आपको लिखा गया है 10 के पावर -8 से लेकर के 10 के पावर -6 तक, ठीक है। और ओम मीटर क्या है, तो इसका एसआई यूनिट है, किसका, तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर क्या लिखा गया है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर, क्या, इंसुलेटर का रेंज क्या होगा, 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 ओम मीटर। तो ये आपका दिया गया है, फर्स्ट वाले में दिया गया है एलवाई का, यानी कि जब हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एलवाई का बात करेंगे तो वो दिया गया है। अब इंसुलेटर का बात दिया गया है। अब फिर क्या लिखा हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलवाई इज जनरली क्या, हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी यदि किसी मेटल का है, उसका एलवाई बना देते हैं तो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। ऐसे अभी हम लोग जानते हैं क्या, एलवाई, ऐसे मान लीजिए कि एलवाई बनाइएगा तो क्या करिएगा, दो मेटल को मिलाइएगा, या दो मेटल या एक नॉन मेटल, एक मेटल को मिलाइएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो पहले से रेसिस्टिविटी होगा ना, उससे उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, जनरली हाई हो जाएगा। वही बात लिखा हुआ है कि जब अलग अलग मेटल का जो है वो तो है ही, लेकिन यदि उसको मिला करके आप एलवाई बनाते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी और बढ़ जाता है। ये आपका फैक्टर दिया हुआ है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी तक क्या क्या इसमें हो गया हम लोग का, रेसिस्टिविटी क्या होता है, फिर उसका एसआई यूनिट क्या होता है, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये आपका एकदम एक लाइन में मेंशन कर दिया गया है, क्या, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। यानी कि टेम्परेचर को इधर उधर किए तो फिर वो चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पता रहना चाहिए। फिर बताया गया कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी में क्या,
यानी कि मेटल के लिए क्या होगा एंड एलॉय के लिए, तो आपका 10 के पावर -8 से लेकर के 10 के पावर -6 होगा। और रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए क्या होगा कि 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 तक होगा। और ये हमारा क्या है, तो रेसिस्टिविटी का रिप्रेजेंट करने का यूनिट है, सिंपल। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एलॉय का कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या है कि जो एलॉय होते हैं ना वो बर्न नहीं करते हैं, जलते नहीं हैं रेडियली एट द हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है वहां पर हम लोग किसको यूज करते हैं, तो एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय का मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए, क्या आप मेटल को मिला करके बनाइए या मेटल नॉन मेटल को मिला करके बनाइए, तो उसका फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। तो बोला कि एलॉय जल्दी जलता नहीं है, ठीक है, वो बर्न नहीं करता है, तो उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। जहां पर हीटिंग का जरूरत हो वहां पर क्या होगा, हीट को बर्दाश्त करेगा, और जलता नहीं है तो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने का क्षमता है, तभी तो एलॉय का यूज करते हैं। तो उसको कहाँ यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करेंगे, यानी कि उसके पास क्षमता है, जलेगा नहीं, वो कंट्रोल करके रखेगा, तो हम लोग वहीं पर इसका यूज करते हैं। फिर आपको बताया गया क्या कि कॉपर और एल्युमिनियम, क्या कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, दे हैव लो रेसिस्टिविटी। यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम को हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे देखे होंगे आपके गली में रोड पे देखने को मिलता होगा कि पोल के ऊपर कौन सा लाइन, यानी कि जब करंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो कौन सा वायर रहता है, एल्युमिनियम का। अब पता चला कि क्या बेस्ट के चक्कर में सिल्वर लगा दी है, आज लगाएं कल सुबह में क्या है, गायब है, क्या होगा, उसका कॉस्ट ज्यादा है कि नहीं, तो लोगों का उस पर नजर लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का यूज करते हैं, काम भी हो जाएगा और रहेगा भी, टिकाऊ भी रहेगा। अब ये नहीं कि ज्यादा अच्छा के चक्कर में लगा दिए सिल्वर, पता चला आज रात में लगा कल सुबह गायब है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं। इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको बताया गया है दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में, कि हम लोग अभी बात किए थे जब आपका टॉपिक के बारे में बताया जा रहा था, तो हम बताए थे क्या कि रेसिस्टेंस में हम लोग का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रेसिस्टर को ऐड करने का जो तरीका है ना वो दो तरह का है। एक हो सकता है कि सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे क्या होगा, सीरीज लगा हुआ है, तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक है फिर उसके बाद नीचे 2 3 ऐसे करके पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा और क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखा गया है कि रेसिस्टर इन सीरीज, देखिए लिखा गया है कि व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू एंड। अरे इंड टू एंड का कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए एक रेसिस्टेंस है, एक खत्म हुआ, यहां से दूसरा चालू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, यहां से तीसरा चालू हो गया, ऐसे ऐसे क्या होगा, सो ऑन चलते रहेगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज बोलते हैं। वही बोला गया है कि इंड टू इंड कनेक्ट होगा, एक यहां से खत्म हुआ तो दूसरा यहां से चालू हो गया, यहां खत्म हुआ यहां से चालू होगा, तो इंड टू इंड जो कनेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। तो वही लिखा है कि व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर, क्या 2 और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू इन दे अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि उस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। फिर उसका जब हम लोग निकालेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं सीरीज में, तो जैसे मान लीजिए कि इसका R1 R2 R3 ये सब रेसिस्टेंस है, R4 है, तो हम लोग का आर इक्विवेलेंट निकालना होगा यदि सीरीज में, तो क्या मेरा फॉर्मूला होगा, तो सिंपल है, क्या कर देंगे, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का R4 और सो ऑन, जैसे रहेगा आप आगे तक करते जाएंगे। सीरीज वाले में बस क्या करना है, ऐड कर देना है सिंपली, है कि नहीं। तो वही आपको यहां बताया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। तो हम लोग जब भी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका निकल के सामने आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे पढ़ तो लिए कि रेसिस्टर इन सीरीज, तो अब एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को पढ़ना होगा, यानी कि इसका पैरेलल में क्या कंडीशन होगा। देखिए उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि करेंट थ्रो ईच रेसिस्टर इन सेम। अब देखिए करंट थ्रो ईच रेसिस्टर इन सेम कहने का मतलब क्या है
यानी कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वैरी करता है करंट, इसमें कुछ नहीं, बस क्या कि एक ही से कनेक्ट है, इस तरह से कनेक्ट है, तो जो इसको मिलेगा करंट वही इसको भी मिलेगा, यानी कि इसके साथ कोई इधर उधर नहीं हो रहा। तो वही लिखा हुआ है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, किस में होगा, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। किस में होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि यानी कि जो करंट रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्जर देन क्या, लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका R1, ठीक है, R2, R3, ये सब जो वैल्यू है सो ऑन आगे तक कर लेंगे, इसमें कोई भी एक आपका रेसिस्टेंस जो सबसे बड़ा वाला है उससे ज्यादा ही आने वाला है क्या, जब सबका एडिशन करेंगे। अरे तो इतना कोई किसको नहीं आता है, ऐसा नहीं है ना कि खाली साइंस से पढ़ते हैं, मैथ भी तो पढ़ते हैं। तो क्या आर इक्विवेलेंट जब भी आएगा ज्यादा आएगा, सिंपल सा बात है कि हम लोग को सब रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, किसी एक से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो वही बात को लिखा हुआ है क्या कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा वो बड़ा रहेगा, किससे, तो यानी कि लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। फिर क्या लिखा गया है, टोटल वोल्टेज के बारे में लिखा गया है, तो उसमें टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो सीरीज वाले में वोल्टेज भी निकालना बहुत आसान है, लिखा गया है क्या कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज भी निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 V2 और V3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिस तरह से आप R को कर रहे थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या कि R1 R2 और R3, इस तरह से। तो उसी तरह से V को निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 V2 V3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है सिंपली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं, कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि बस वोल्टेज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये हमारा हो गया सीरीज का बात। अब देखिए हम लोग यहाँ पर वो करके दिखाया है कि कैसे लिख देंगे। कोई भी चीज साइंस में हम लोग जानते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे, कैसा होता है तो क्यों होता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस सुन लिए हो गया। तो यहाँ से आपको बताया गया है कि जो V1 V2 और V3 ये सब का बात हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है। देखिए V इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, क्या बताइए, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े, V इक्वल टू IR, क्या V इक्वल टू IR। तो जैसे मान लीजिए कि रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो एक बार मेरा क्या होगा, R1 होगा, जब V1 के बात करेंगे तो R1 लिखेंगे, जब V2 का, क्योंकि I तो सब जगह सेम होने वाला है, करंट क्या है सारा जगह सेम है। जब V2 का बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे। जब V3 का बात करेंगे तो IR3 लिखेंगे। जब V4 का सो ऑन ऐसे बात करते जाएंगे, I4 लिखेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या कि जब हम लोग को यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है कि V1 को ऐसे लिखेंगे, V2 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और V3 को क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग को पता रहना चाहिए, वही लिखा हुआ है कि V को ऐसे, V2 को ऐसे और V3 को ऐसे लिखेंगे। और सब फार्मूला कहाँ से बन रहा है, तो ये सब देखिए एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है कि ये सब हमारा क्या है, वोल्टेज तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। और V का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। बाकी ये चीज हम आपको यहाँ मेंशन कर दिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ मेंशन कर दिए कि V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, V4 इक्वल टू, ऐसे सो ऑन आप चले जाएंगे। यहाँ N रहेगा तो यहाँ R वाले के साथ N, क्योंकि I तो सब में सेम है, करंट सब में क्या है, सेम है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए बात क्या करते हैं, जो बात कर रहे थे कि वोल्टेज निकालते हैं तो सिंपल कर देते हैं V1 V2 और V3। अब देखिए यहां पर ऐसे क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। क्या करेंगे, V इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, V1 के जगह पर मेरा क्या है, IR1, क्या है IR1। फिर क्या है, V2 के जगह पर IR2 और V3 के जगह पे IR3। अरे सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या कॉमन है, तो I कॉमन है, तो I को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या I को कॉमन कर लिए और जितना भी रेसिस्टेंस था R1 R2 R3 क्या हो गया, मेरा ब्रैकेट में ऐड होते हुए दिख रहा है। अब यहां से देखिए तो क्या देखने को मिला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बताइए, तो आपका I और R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, तो V। अब वही लिखा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, कहने का मतलब क्या, यानी कि R इक्विवेलेंट का जो आपका ये बात हो रहा है R1 R2 और R3 का, इसके इक्विवेलेंट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, तो वो लिखा गया है R1 R2 और R3। तो ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जब भी हम लोग
किसका बात करेंगे, सीरीज का बात करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसका बात पहले किसका हो रहा है। तो जब भी सीरीज का बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट में हम लोग ऐड कर देंगे R1 R2 R3, वोल्टेज उसमें निकालेंगे तो V1 V2 V3 ऐड कर देंगे। यानी कि वहां से फिर बात क्या लिखा गया कि जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेसिस्टर इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर कैसा देखने को मिलेगा उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेसिस्टर इन पैरेलल। अब देखिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बताया था कि एक पॉइंट से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक रेसिस्टेंस फिर दूसरा वाला फिर तीसरा, इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब था कि एक खत्म हुआ दूसरा चालू हो गया तीसरा चालू हो गया, इस तरीके से था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसे निकालते हैं, वो बात लिखा हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब इसमें क्या है ना, उसमें क्या होता था कि करंट सेम रहता था, अब इसमें उल्टा होने वाला है, इसमें वोल्टेज सेम रहने वाला है। क्या है, वोल्टेज सेम रहने वाला है और करंट को हमको निकाल के ऐड करना पड़ेगा। उसमें क्या करते थे कि करंट मेरा सेम है, ठीक है, अब करंट सेम है और इसमें क्या हुआ, करंट सेम नहीं वोल्टेज सेम है, और उसमें क्या करते थे वोल्टेज को V1 V2 V3 निकाल के ऐड किए तो आया मेरा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, करंट को निकाल करके ऐड करेंगे, यानी कि I1 I2 R3 I3 ऐड करेंगे। तो देखिए वही चीज को तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा गया है कि टोटल करंट यानी कि इक्वल टू होगा किसके, तो सम ऑफ करंट यानी कि जो इंडिविजुअल करंट है उसके बराबर होगा। यानी कि I निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 I2 I3 सो ऑन, इस तरीके से क्या करेंगे, सब इंडिविजुअल जो करंट है उसको ऐड कर देंगे तो मेरा I निकल करके आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे उसमें वोल्टेज का काम हो रहा था उस तरह से यहां पर करंट का काम होगा। अब देखिए वही बात को यहां पर लिखा हुआ है कि I को निकालने के लिए क्या करना होगा, I1 I2 I3 को ऐड करना होगा। और I का फॉर्मूला क्या होता है, तो I का फॉर्मूला आप नहीं बता सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I को यहाँ होल्ड कर दीजिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो V अपॉन R हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो अब यहाँ से V अपॉन, इस I के लिए V अपॉन R लिख दिए, और रेसिस्टेंस तो क्या है अलग अलग है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखें, V अपॉन R। अब I1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन R1, I2 के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन R2, और I3 के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन R3। अब यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए कि V अपॉन R है, ठीक है, फर्स्ट में V अपॉन R1, V अपॉन R2, फिर V अपॉन R3। अब कुछ ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है कि V सब में कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, जैसे अभी बात कर रहे थे उसमें, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी क्या कर लेंगे, कॉमन वाले को हटा लेंगे, यानी कि V को कॉमन कर लेंगे, और फिर मेरा बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, है कि नहीं। तो ये हमारा बच गया ब्रैकेट में। ये किसके बराबर हुआ, तब V अपॉन R के बराबर हुआ। कहने का मतलब क्या, यानी कि यहां से ये बताना चाह रहा है कि R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं हम लोग किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो मेरा ये क्या होता है, फार्मूला होता है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, इस तरीके से R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप समझ ही गए क्या कि R1 R2 R3 को सिंपली ऐड कर देना है। तो ये आपका रहा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में अब वो बात बताया गया है आपको कि कैसे इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो अभी हम लिख के बताएं वही बात को इसमें मेंशन किया गया है। देखिए लिखा गया है क्या कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R, यानी कि रेसिप्रोकल निकालते हैं, सबका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, सबका यहाँ रेसिप्रोकल निकाल के ऐड कर दिए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकल करके आ गया, है कि नहीं। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा गया है
कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अब ये क्या बोला है, जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आएगा ना वो कम रहेगा किससे, यानी कि जो सबसे छोटा वाला होगा सिंगल उससे भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि उसमें क्या होता था, इंडिविजुअल जो सबसे बड़ा वाला होगा उससे बड़ा होगा, तो इसमें इंडिविजुअली जो सबसे छोटा वाला होगा उससे भी छोटा होगा। कौन सा, यानी कि हमारा ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो सबसे छोटा होगा, यानी कि इसमें जो कोई भी छोटा भी होगा ना उससे भी ये छोटा होने वाला है कि नहीं। तो ये बात इसमें मेंशन किया गया। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट जो निकलेगा वहां पर सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि प्रॉपर इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा, और इसमें छोटा होगा यानी कि इंडिविजुअल से इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा ना कि हमको इसमें एडवांटेज नहीं है, तो काम को तो करेंगे लेकिन मजा उस तरीके से नहीं आएगा। आपको पता रहेगा कि हमको इसमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उस काम को करने में आपका ज्यादा मन लगेगा, है कि नहीं, मेहनत आप वहां दुगना कर देंगे। इसीलिए जैसे आपको अभी पता है कि ये 2 मंथ यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो आपको अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए कि संडे मंडे नहीं देखना है, आपको लग जाना है और हर एक दिन को एक तरह से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि संडे को मस्ती करेंगे, ऐसा अब नहीं चलने वाला है। तो वही बात लिखा गया है क्या कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या फायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो देखिए दोनों में जो फायदा है ना, एडवांटेज है, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि इन द सीरीज सर्किट, क्या जब हम लोग बात करेंगे सीरीज सर्किट का, तो व्हेन वन कंपोनेंट इज फेल, क्या यदि उस सीरीज में क्या दिक्कत है ना कि जैसे एक कनेक्ट होता है, जब दूसरा एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जब दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब क्या कि यदि एक में भी फॉल्ट आया तो सारा सर्किट क्या हो गया, खत्म। यानी कि कहने का मतलब कि अब इधर करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि एक ही लाइन से क्या है, कनेक्ट है। तो इस तरीके से इसमें आपको फॉल्ट देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है कि इन सीरीज सर्किट when one component is fail the circuit is broken and none of the component work, यानी कि कोई काम का नहीं रहेगा। यदि सीरीज में रहा तो एक फेल हुआ तो सब फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एग्जाम चल रहा है, एक मान लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट क्या है, थोड़ा सा तेज तराश है, अब पीछे का लाइन लग जाता है, सब क्या करता है उसके हेल्प से पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेगा, कुछ सब्जेक्टिव का भी शॉर्ट कर लेगा। अब मान लीजिए कि वो भी नहीं, उसको भी नहीं पता है तो पीछे का पूरा खाली हो गया। यही काम देखने को मिलता है सीरीज वाले में, क्या कि सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है वो फेल हुआ तो बाकी सब वहां पर, यानी कि जो भी उसमें लगा हुआ है सर्किट में वो सब वर्क करना बंद कर देगा। जो भी कंपोनेंट होगा वो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, उसका रुक जाएगा, क्योंकि सब एक लाइन से कनेक्ट है ना। तो एक खत्म हुआ तो बाकी आगे का भी ब्लॉक हो गया। अब ये लिखा हुआ है क्या कि डिफरेंट अप्लायंसेज हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन द सीरीज एज द करंट रिमेन्स सेम। अब ये क्या बोला है, जैसे आपके घर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, एक छोटा सा बल्ब से स्टार्ट करते हैं, बल्ब है, आयरन है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा है, फ्रिज है, कूलर है कि नहीं, वॉशिंग मशीन है। तो अब होगा क्या कि सबका तो करंट एक जैसा रिक्वायर्ड नहीं है ना। मान लीजिए कि बल्ब को कम का जरूरत है, आयरन को ज्यादा का जरूरत है, इलेक्ट्रिकल हीटर है उसको ज्यादा का जरूरत है, एसी को ज्यादा का जरूरत है। तो अब सबको एक जैसा देंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो अब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि सब में करंट सेम जाएगा, तो सब में करंट सेम जाएगा तो काम तो नहीं बनेगा, किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, इसमें दिक्कत हो जाता है। किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दिक्कत देखने को मिलता है, यानी कि इसमें एक काम गड़बड़ होने लगता है। तो वही लिखा हुआ कि द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, यानी कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको करंट अलग अलग तरीके से चाहिए, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई द सीरीज, और इस सीरीज में पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर क्या लिखा गया है कि द टोटल रेसिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, और जो टोटल रेसिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि सीरीज में रेसिस्टेंस भी होता है वो जो ज्यादा हो जाता है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कम रहेगा। और कम का ही तो काम है, मान लीजिए कि करंट दे रहे हैं ज्यादा और वो करंट जाए ही नहीं तो किस काम का। तो हम लोग को रेसिस्टेंस क्या चाहिए, कम से कम रहे, ताकि जितना करंट जा रहा है वो करंट मेरे लिए फायदेमंद हो, वो करंट फ्लो करे, ये नहीं कि वो बीच में ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या करेगा, जिसका हाई रेसिस्टेंस रहेगा वो क्या करेगा, इधर से 15 दे रहे हैं, पता चला कि आगे 10 ही जा रहा है,
ये हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये सब है क्या, कि उसको हम लोग यदि एक कंपोनेंट फेल भी हो जाएगा तो बाकी सब कंपोनेंट क्या होगा, जलेगा, यानी कि जो भी वर्क उसका होगा वो करेगा। किसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा वाला में क्या समझ सकते हैं कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो जिसको जैसा आपको करंट चाहिए उसको उसको मिल जाएगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये लास्ट वाला फंक्शन क्या है, उसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसी का हम लोग को जरूरत है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हीटिंग इफेक्ट का बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि आखिर हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वायर है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो करंट उसमें डायरेक्ट फ्लो हो रहा है लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है। लेकिन जैसे ही क्या करता है कि करंट को फ्लो का जो रेट है वो स्लो करिएगा तो क्या होगा, उसमें हीटिंग क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उसमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये काम कौन करेगा, तो ये रेसिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट में उसी पे चर्चा होगा कि हीटिंग इफेक्ट कब होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो जो सर्किट में करंट जा रहा है प्रॉपर वे में जाएगा तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत कब होता है, जब रेसिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वही लिखा गया क्या, कि इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट टू द डिसिपेटेड एंड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि बोला है कि इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेसिस्टिव, यानी कि वो रुकावट पैदा करने वाला हो, तो फिर उसमें क्या होगा, वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना दीजिए जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हो, तब उसमें आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो वही लिखा कि द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो इधर से करंट दे रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। करंट तो आगे जा नहीं रहा है तो हीट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और देखिए एक मजेदार बात क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में अलग अलग तरीके से हम लोग देखिए ना, सिंपल क्या समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यदि आयरन हीट नहीं होता है तो आप परेशान हो जाते हैं का, तो हीट नहीं हो रहा है। यदि मोबाइल आपका ज्यादा हीट होने लगता है तो उसके लिए आप टेंशन में आ जाते हैं, अरे हीट हो रहा है। तो देखिए आयरन हीट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप टेंशन में, मोबाइल ज्यादा हीट हो गया तो उसके लिए टेंशन में। तो किस अप्लायंसेज को कैसा चाहिए वो भी जरूरी है हम लोग को। किसी के लिए हीटिंग इफेक्ट ही क्या है, फायदेमंद है, यानी कि जब हीट नहीं होगा तो प्रॉपर उसका काम नहीं हुआ। और कोई मान लीजिए कि हीट नहीं होना चाहिए, यदि वो हीट हो रहा है तो उसका क्या है, वो गलत है। यही बताया गया आपको कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में कब होगा, यानी कि जब रेसिस्टिव सर्किट बन जाएगा तब होगा। यानी कि जो करंट जा रहा है उसको रोकने का काम करेगा एकदम पूरा, तब क्या होगा, वहां पर हीटिंग क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है क्या, कि जो यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा गया है, तो वर्क डन यहां पर क्या है, अब यहां से वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर W को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब यहां से हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है उस पर बात करते हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या। तो यहां पर वर्क डन हो रहा है जो V डॉट क्यू है, तो यहां पर देखिए H इक्वल टू V डॉट क्यू लिखा हुआ है, तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, अभी V का फॉर्मूला बार बार पढ़ रहे थे, V इक्वल टू IR, ठीक है। और यहां पर Q को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर Q को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो Q को यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे करंट पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, Q अपॉन टी, क्या पढ़े थे, Q अपॉन टी। तो यहां से आप Q नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि Q को होल्ड रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी, क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी। अब यहां से पता चल गया, ये दोनों चीज को यूज कर देंगे, आपका फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट का देखने को मिलेगा, क्या, H इक्वल टू V इक्वल टू यहां पर क्या रखेंगे, V इक्वल टू आई आर, यहां पर IR लिख देंगे, ठीक है। और Q के जगह पे क्या लिखेंगे, तो IT लिखेंगे, Q के जगह पे क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। तो अब यहां से दोनों चीज देखने को मिल जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि जो H के फॉर्मूला आया, I कितने बार, 2 बार, यानी कि I स्क्वायर RT देखने को मिला। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला था वो क्या देखने को मिला, I स्क्वायर RT, क्या मिला, I स्क्वायर RT। ये हम लोग को हमेशा के लिए याद रहना चाहिए कि हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हुआ, I स्क्वायर RT हुआ, है कि नहीं। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस तरीके से, क्लियर लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा।
जो भी आपको लगे कि ये नोट करने का है तो आप उसको जरूर नोट कर लेंगे, ताकि हम ये नहीं कहेंगे कि बार बार आप वीडियो को देखते रहिए। आप नोट्स को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक बार आप अच्छे से पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप जब भी दिक्कत होगा तो आप नोट्स को देखिएगा। ये सब चीज को आप मेंशन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। कि हीट प्रोड्यूस का मेरा फार्मूला क्या होगा, I² RT होगा। कैसे हुआ वो भी हम लोग जान गए, क्या कि हम लोग V का फार्मूला यूज किए W/Q, वहां से हम लोग क्या किए, निकाल लिए W को, और W निकालने के बाद क्या किए, यहां पर रख दिए। यानी कि यहां पर आपको पता चल गया V और Q में कि V का वैल्यू क्या लिखेंगे, V = IR, और Q के जगह पे क्या लिखेंगे, यहां पर IT लिखेंगे। यहां से Q निकाल लेंगे तो क्या निकला, IT निकला। और जब दोनों को रख देंगे तो H = क्या आएगा, I² RT निकल के आएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला था, उसको डेराइव करने का तरीका ये था, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बात किया गया है जूल्स लॉ ऑफ। अब यहाँ कि जैसे मान लीजिए कि हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें होता है ना कि कोई भी टॉपिक है तो उसमें कुछ लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। तो वही बताया गया है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इसमें जूल्स का लॉ क्या है कि नहीं। तो जूल्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है कि इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट। अबे क्या लिखा हुआ है, कुछ बड़ा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर रॉकेट साइंस लग रहा है। बस क्या लिखा हुआ है, जो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला था क्या कि H = I² RT, क्या फॉर्मूला था, H = I² RT। तो इसमें किसको नहीं पता चल रहा है कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, है कि नहीं। और वो टाइम का R का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही बात को इसमें लिख दिया क्या कि इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इज रेसिस्टर, यानी कि जो यहाँ पर I का क्या होगा, डायरेक्टली होगा स्क्वायर के बराबर। यानी कि कहने का मतलब कि H जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I² के। वही बात को लिख दिया। फिर क्या लिखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। अरे ये सब तो लिखा हुआ है, फिर इसका देखने का तरीका बदल दिया क्या, बस वो स्टेटमेंट में लिख दिया। वही बात तो यहां पर लिखा हुआ है कि I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर इसको भी लिख लेंगे, इसको क्यों छोड़ेंगे, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट, ये आपको पता रहना चाहिए कि जूल्स लॉ में क्या बताता है कि जो H होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा किसका, तो I² के। फिर उसके बाद क्या, यहां पर H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R का, और फिर उसका टाइम का भी लिख लेते हैं। जब दो का बात कर लिए तो एक को छोड़ेंगे क्यों, तो उसका भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां भी वो आ गया कि यहां पर जो फॉर्मूला है H = I² RT, तो इसमें IH क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का। ये फार्मूला से साफ आपको दिखता होगा क्या कि सामने का चीज है तो सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये बात को लिखा हुआ है अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। जैसे बोला क्या ना कि हीटिंग इफेक्ट भी अब वही तो बात बता रहे थे कि किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए डैमेज करने का काम कर सकता है। तो हीटिंग इफेक्ट भी यूज होता है कहाँ, तो इलेक्ट्रिक हीटर में होगा, इलेक्ट्रिक आयरन में होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में होगा, और इलेक्ट्रिक फ्यूजेशन में देखने को मिलेगा। यानी कि वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक हीटर में यानी कि वहां हीट होने का जरूरत है, तो वहां इसका जरूरत है, यानी कि वहां फायदेमंद है। फिर इलेक्ट्रिक आयरन में भी वही काम, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। पहले वाले आप देखे होंगे येलो कलर का जो बल्ब चलता था उसमें क्या रहता था, एक आपका ऐसे देखिए फिलामेंट रहता था। जैसे मान लीजिए कि बल्ब है, इसमें इस तरीके से आपका रहता था। अब ये फिलामेंट क्या होता था, पहले हीट होता था और जब पूरा हीट हो जाता था तो वो ग्लो करता था, यानी कि बल्ब जलता था। अब तो एलईडी चल गया, पता ही नहीं चलता है कहाँ फिलामेंट कहाँ क्या, वो सब आपका छोटा छोटा वाला बॉल अरेंज रहता है अंदर में, और एकाएक क्या करता है वो कम वोल्टेज से भी काम चल जाता है उसका। ये बात हम लोग करेंगे क्या कि यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या है, डिजायरेबल है कि नहीं, वो बताया। अब बोला कि हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइस लाइक द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर। अब बोला क्या कि कुछ जगह पर क्या है, अनडिजायरेबल है, फालतू का चीज है। कैसे, तो फालतू कैसे होगा, मान लीजिए कि मेरा सिस्टम क्या होने लगे, पूरा हीट होने लगे, तब तो फिर हम डर जाएंगे ना, क्या हो रहा है, सिस्टम पूरा हीट होने लगे, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन हीट नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। तो ये सब बताया गया कि कुछ के लिए फायदेमंद है और कुछ के लिए डैमेज करने का काम करेगा। तो ये सब कंप्यूटर सिस्टम जो है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब ज्यादा हीट होने का नहीं है, नहीं तो समझ जाइए कि वो गड़बड़ी हो रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट
अपीयर द हीट एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएटेड फॉर्म ऑफ लाइट। क्या बोला है, जो पहले वाला बल्ब रहता था ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या करता था, उसका मैक्सिमम जो पावर होता था कंज्यूम हो जाता था किस चीज में, तो फिलामेंट को हीट करने में। यानी कि इधर से पूरा वोल्टेज गया, ठीक है, करंट दिए, अब क्या हुआ कि इसको मैक्सिमम क्या किया, हीट करने में पूरा इसका वोल्टेज खत्म हो रहा है। और फिर जब वो पूरा अच्छे तरीके से हीट हो जाता था, उसके बाद क्या करता था, लाइट को रेडिएट करता था, ग्लो करता था। तो यही बात को इसमें मेंशन किया गया है कि नहीं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब फिर हम लोग बात करेंगे कि जो उसका फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का ही क्यों बनाते थे, अरे कुछ और यूज कर लेते, टंगस्टन ही क्यों यूज करते थे, उस पर बात करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था उसका जो फिलामेंट बनाते थे हम लोग, तो टंगस्टन का ही क्यों बनाते थे, कुछ और क्यों नहीं लेते थे, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि जो हम लोग उसका फिलामेंट इसलिए टंगस्टन का यूज करते थे कि वो कभी जलेगा नहीं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, बर्न होना, तो कभी जलेगा नहीं। फिर बोला है कि रेडियली एट द हाई टेम्परेचर, यानी कि उसको हाई टेम्परेचर भी मिल जाएगा ना तो जलेगा नहीं, बेकार नहीं होगा। फिर क्या लिखा है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना लिखा हुआ है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो आपका देखने को मिलेगा कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। कितना है, तो आपको देखने को मिल रहा है क्या, 3380 है कि नहीं। फिर क्या बोला कि द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेज। इनएक्टिव गैसेज कहने का मतलब क्या कि द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन, आर्गन, और फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बस इतना ही फायदेमंद नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया क्या कि जो टंगस्टन रहेगा ना वो कभी जलेगा नहीं, बर्न नहीं करेगा। फिर दूसरे में बताया गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हाई है। तीसरे में बताया गया कि जो बल्ब में केमिकल फिल किया जाता है वो कैसा किया जाता है, नाइट्रोजन किया जाता है, आर्गन किया जाता है, तो उसके साथ ये क्या करता है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के बीच में दोस्ती है और झगड़ा लड़ाई बीच में ना हो, यानी कि किसी तरह का बात का एक्शन रिएक्शन नहीं किया जाए, तो ठीक है दोस्ती ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन उधर से जब आप कुछ आया, इधर से कुछ गया, तब पता चला कि 2-4 दिन बाद मामला खत्म है। तो वो बात होता है क्या, बल्ब में भी बताया गया कि जो उसके अंदर का आपका गैसेज भरा हुआ है वो इनएक्टिव गैसेज है। कैसा, तो नाइट्रोजन और आर्गन जो रिएक्ट नहीं करेगा उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये फिलामेंट क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये सब हमारा टंगस्टन का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से हम लोग फिलामेंट के तौर पे टंगस्टन का यूज करते हैं, है कि नहीं। तो आप इसका पॉइंट भी याद रखेंगे, मेंशन करना होगा तो आप लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, बात करेंगे हम लोग अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का नाम क्यों पड़ा, सेफ्टी डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फ्यूज ही ऐसा है ना कि खुद बर्बाद हो करके भी दूसरे को आबाद करने का काम रखता है। इसका मतलब क्या, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज घर में लगा हुआ रहता है कि नहीं, टीवी चल रहा है कि नहीं, एसी कूलर जो भी है आपका, तो वो सब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यदि मान लीजिए कि किसी तरह से आपका ये फ्यूज नहीं रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये फ्यूज क्या करता है, खुद उड़ जाएगा और आगे करंट को जाने ही नहीं देगा। करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे का कोई भी चीज डैमेज नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या कर रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। यानी कि उसको सेफ्टी देने का ये काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेफ्टी डिवाइस नाम है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का देखिए आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज सेफ्टी डिवाइस। क्या, ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। प्रोटेक्ट आवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को क्या करता है, बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ए केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, किस केस में, तो शॉर्ट सर्किट होने के केस में या ओवरलोडिंग के केस में बचाने का काम करता है। कौन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना वो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो हमको बचाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को बर्बाद होने से। किस चीज से, तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से। फिर उसके बाद फ्यूज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन, ठीक है, और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। यानी कि जो फ्यूज बना होता है प्योर टीन का भी बना हुआ रहता है, नहीं तो कॉपर और टीन का एलॉय से बना हुआ रहता है। अब फिर क्या लिखा हुआ कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि फ्यूज को जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। क्यों सीरीज में क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज का फंडा है कि यदि एक बर्बाद हुआ
तो आगे करंट जाएगा ही नहीं। तो फ्यूज वही काम करता है कि फ्यूजे उड़ जाएगा, आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या होगा, सुरक्षित रह जाएगा। यही बात है कि नहीं। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि फ्यूज को जब भी कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, और फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना लो रहेगा। अब लो मेल्टिंग पॉइंट के पीछे क्या लॉजिक है, लो मेल्टिंग पॉइंट के पीछे लॉजिक यही है कि मान लीजिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहा तो पता चला कि दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खराब हो रहा है कि नहीं, डैमेज हो रहा है और ये बचा हुआ है, तो फिर क्या फायदा फ्यूज लगाने से। तो फ्यूज लगाने से यही फायदा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहता है, दूसरे को डैमेज होने से पहले खुद डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं, और बाकी सबको बचा लेगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज, क्या करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द डेट ऑफ द अप्लायंसेज। इसका मतलब लिखा हुआ है कि जो करंट कैपेसिटी है फ्यूज का वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, किससे, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से। जैसे मान लीजिए कि झटका उधर से आने वाला है तो इसको झटका पहले ही पता चल जाएगा, अच्छा इतना है, तब ये क्या करेगा, अपना डिसाइड कर लेगा हमको बचना है कि उड़ना है कि नहीं। तो ये आपको बताता है फ्यूज, और फ्यूज क्या करता है, सेफ्टी देने का काम करता है अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। उतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग टर्म के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पावर पे हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है देखेंगे ध्यान से। देखिए इलेक्ट्रिक पावर में आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए, उसका डिफाइन देखिए ध्यान से। लिखा गया है क्या, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिस्पाइटेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि पावर कुछ और नहीं, पावर क्या है, यानी कि कितने रेट से हम किसी वर्क को कर रहे हैं वही मेरा क्या है, पावर है। यानी कि किसी वर्क को हम लोग कर रहे हैं तो कितने रेट से कर रहे हैं तो उसका पावर बताता है। जैसे इसमें भी वही है, सेम चीज क्या है, तो आपको बताया गया कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी कि कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, डिस्पाइटेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसको हम लोग पावर बोलेंगे। यानी कि P इक्वल टू जो होगा मेरा W अपॉन क्या होगा, T होगा। P इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन T, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि काम करने का इसका रेट क्या है। जैसे देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं क्लास 9 में वर्क पावर एनर्जी, तो उसमें आपको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, एक यंग पर्सन है और एक क्या है, ओल्ड पर्सन है, तो दोनों में हम लोग देखते हैं क्या कि जो यंग पर्सन रहता है ना उसका क्या, किसी वर्क को करने का जो रेट रहता है वो फास्ट रहता है। तो जब इसका फास्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे कि यानी कि इसका रेट फास्ट है, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसका पावर ज्यादा है। और जिसका रेट कम है उसको बोलेंगे कि उसका पावर क्या है, कम है। तो ये हम लोग को पता चल जाएगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें उसी तरह से आपको समझना है कि जो पावर है वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक है। अब यहां पर आपको अरेंज करके मिला हुआ है कि इससे क्या हुआ, पता चल गया। अब P जो फार्मूला आया क्या आया, तो I स्क्वायर R आया। कैसे आया उसको भी हम लोग देखेंगे, कैसे आया वो जानना जरूरी है। तो P का जो फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसको हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए जहां पर भी आपको Q दिख रहा है, T दिख रहा है, वहां पर आप अरेंज करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्या, तो हम लोग W के जगह पर क्या अरेंज कर सकते हैं, तो W के जगह पर हम लोग अरेंज कर सकते हैं क्या, आप यहां से देखिए फार्मूला आपका लिखा हुआ है, क्या अरेंज कर सकते हैं, तो V इंटू क्यू लिख सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं, तो V इंटू क्यू लिख सकते हैं। यानी कि P है, P के जगह पे आप क्या लिखिए, W के जगह पे V इंटू क्यू लिखिए। और T के जगह पे ध्यान देंगे, T को कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर T है, तो जो I और T है क्या, Q बाई T को क्या लिख सकते हैं, तो Q बाई T मेरा करंट होता है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो P में लिखेंगे V इंटू आई, क्या लिखेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई। यहां से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। कैसे बना वो पता चल गया आपको क्या, कि जो पावर था वर्क डन अपॉन टाइम था, और यहाँ पर वर्क डन को किस चीज में चेंज किए, तो V डॉट Q में चेंज किए, यानी कि यहाँ पर V इंटू क्यू में चेंज किए। और यहाँ पर Q और T मिलके क्या बन गया, तो I बन गया। Q और T मिलके क्या बना, I बन गया। तो P इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई आ गया। अरे अभी भी नहीं छोड़ेंगे, अब फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे, देखिए P, अब V को क्या लिख सकते हैं, तो V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब यहां से जहां V है वहां पर आप आई आर रख दीजिए, तो क्या करेंगे, V के जगह पे रखेंगे आई आर डॉट आई। अब यहां से क्या होगा कि P इक्वल टू बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, तो वही लिखा हुआ है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखा हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट,
आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब देखिए क्या पावर अभी फॉर्मूला आया था P इक्वल टू क्या V इंटू आई, P इक्वल टू क्या आया था V इंटू आई, और V इंटू आई का मतलब क्या है, V इंटू आई का मतलब वही है कि जब पावर हमारा 1 वाट हो, क्या जब पावर हमारा 1 वाट हो तो यहाँ पर वोल्टेज भी 1 होना चाहिए और करंट भी 1 होना चाहिए, तब पावर क्या होगा 1 होगा, वही लिखा हुआ तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो हम लोग क्या बोलेंगे पावर मेरा 1 वाट है। अब फिर देखिए बात क्या लिखा है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, यानी कि जो कमर्शियल यूनिट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेरा यूनिट होता है वो क्या होता है किलोवाट आवर, यानी कि KWH, ऐसे किलोवाट आवर, वही लिखा हुआ है कि KWH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट आवर। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब ये कैसे होता है हम लोग इसको भी ध्यान देंगे कैसे होता है, क्योंकि कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं समझ लेना कि बस होता है, अरे होता है तो क्यों होता है वो भी हमको जानना है। देखिए लिखा गया है क्या तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, है कि नहीं, तो ये क्यों हुआ। देखिए पहले नंबर हम लोग को जानना होगा, देखेंगे थोड़ा सा स्पेस और कर लेते हैं, 1 किलोवाट आवर, ठीक है ये वैल्यू होता है। अब देखिए किलोवाट आवर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे वाट में चेंज करेंगे, और आवर को किस में चेंज करेंगे, इसको वाट में करेंगे और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे। आपको देखने को मिल जाएगा कि जो जूल का यूनिट है वो निकल के आ गया, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, करना क्या है 1 किलोवाट को जब वाट में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1000 वाट हो जाएगा, और जब आप आवर को चेंज करिएगा किस में सेकंड में तो क्या देखने को मिलेगा 3600 देखने को मिलेगा। अब यहां से क्या देखने को मिलेगा 36, 2 जीरो यहां पर और 3 यहां पर, तो कितना 50, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर करेंगे तो क्या बनेगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अरे कुछ चेंजेस है क्या, बस करना क्या था कि 1 किलोवाट आवर जो लिखा हुआ है ना उसको किलोवाट को वाट में चेंज करना है और आवर के सेकंड में चेंज करना है, बाकी हम जूल में ला देंगे, है कि नहीं, तो वही लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो आपका घर में मीटर लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 1 यूनिट, बोला जाता है ना कि इतना यूनिट इलेक्ट्रिक बिल आया, तो उसमें 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, क्या 1 किलोवाट आवर। यदि जूल में बोलेंगे तो जूल में बोलेंगे हम लोग क्या 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, तो ये सब हम लोग को रिलेशन पता रहना चाहिए, है कि नहीं, तो ये आपको सब चीज क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। यहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, हम लोग 1 शॉट में बात करेंगे। अब 1 शॉट से फायदा क्या है ना कि पूरा चैप्टर को हम लोग एक बार में रिकॉल कर लेते हैं, और जब एक चैप्टर को पूरे रिकॉल कर लीजिएगा तो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि नहीं हाँ फिजिक्स पहले जैसे मान लीजिए कि अब होगा पार्ट 1 पार्ट 2, तो हो सकता है कि पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 को छोड़ दिए तो फिर आपका उस तरह से नहीं होगा बेनिफिट, लेकिन आप एक बार में यदि पूरे सेशन को देखते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।